गुड मॉर्निंग। आस्था एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछली क्लासेस में मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने जाना था मौर्योत्तर काल एक अंधकारमय युग था, क्योंकि इस काल में कई सारे वंश की उत्पत्ति होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा था शृंगवंश, शृंगवंश के बाद कर्णवंश आया, कर्णवंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद और भी कई सारे वंश उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आते रहे। एक केंद्रीय सत्ता की यहाँ पर स्थापना नहीं हो सकी। पर जब हम बात करते हैं गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। के.एम. मुंशी ने सबसे पहले गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा था। इन्होंने कहा था कि गुप्त वंश में हर प्रकार की जो चीज़ें होती है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है और राजनीतिक के, हर प्रकार से यहाँ पर गुप्त वंश का विकास हुआ। गुप्त वंश ने पूरे भारत की समृद्धि को एक नए आयाम तक पहुंचाया। तो गुप्त वंश को भारत का क्लासिकल एज भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आज इसी गुप्त वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे कि गुप्त वंश किस प्रकार से इन्होंने अपने एक केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की और क्यों गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। तो गुप्त वंश की ज़्यादा जानकारी लेने से पहले हम इसके सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे आज। और आज हम बात करेंगे कि गुप्त वंश की एक वंशावली किस प्रकार है और साथ साथ इनकी उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या सिद्धांत रहे। और उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे यहाँ के प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त से संबंधित। तो हम बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में इनकी ये सामंत हुआ करते थे, किनके? कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कनिष्क, कनिष्क के बारे में हमने जानकारी ली थी और कनिष्क कुषाणों के से संबंधित था। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस समय कुषाणों का शासन था, गुप्त शासकों से पूर्व, और दक्षिण में मुख्यतया सातवाहनों का शासन रहा था। उत्तर भारत में कुषाणों का आधिपत्य रहा, दक्षिण भारत में सातवाहनों का आधिपत्य रहा। उत्तरी कुषाणों की जो क्षेत्र था, ये इनके सामंत गुप्त हुआ करते थे प्रारंभ में, और बाद में जब यहाँ पे चंद्रगुप्त का शासन हुआ और चंद्रगुप्त के शासन के समय पर यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त को प्रथम को गुप्त वंश का प्रारंभिक शासक कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुप्त वंश की प्रारंभिक जानकारी और पूरा विस्तार से हम यहाँ पे इस टॉपिक में लेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले हम एक बार गुप्त वंश की उत्पत्ति से संबंधित विचार ले लेते हैं कि गुप्त वंश आखिर कौन थे और ये कहाँ से उत्पन्न हुए। तो जैसा कि हमने बात की है कि ये सामंत थे कुषाणों के, पर यहाँ पर इनकी जाति से संबंधित बात को हम लेते हैं कि इनकी जाति क्या आती है, और ये एक बहुत बड़ा एक विवाद का विषय यहाँ पर आ जाता है कि ये कुल किस कुल से संबंधित थे। तो पहला मत आता है शूद्र मत। शूद्र मत के अनुसार गुप्त क्या थे? शूद्र थे। और इस मत को देने वाले थे के.पी. जायसवाल। इन्होंने गुप्तों को क्या बताया? शूद्र बताया। के.पी. जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र बताया और इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि गुप्त एक वज्जिका नामक एक लेखिका है, वज्जिका। इसने वज्जिका ने कीर्ति कौमुदी नामक एक नाटक लिखा था। कीर्ति कौमुदी नामक एक नाटक लिखा था और इस वज्जिका में कीर्ति कौमुदी ने लिच्छवियों को क्या कहा? लिच्छवियों को इन्होंने निम्न कुल का बताया है, यानी कि
इन्होंने इनको निम्न कुल का बताया है, और चंद्रगुप्त को इन्होंने कारस्कर कहा है। चंद्रगुप्त को इन्होंने कारस्कर कहा है, और कारस्कर के आधार पर इन्होंने बताया केपी जायसवाल ने कि ये शुद्ध हुआ करते थे, क्योंकि कारस्कर एक निम्न जातीय से तुलना यहाँ पे की गई है। तो वज्जिका के कीर्ति कौमुदी नाटक के अनुसार केपी जायसवाल ने चंद्रगुप्त को शूद्र बताया, और इसमें जो लिखा है कारस्कर, इसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर शूद्र बताया है। दूसरा जो मत आता है ये है क्षत्रिय मत। इस मत को दिया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर ओझा ने इस मत को दिया था, और गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये क्या थे? क्षत्रिय थे। और इस क्षत्रिय मत का जो आधार था वो एक अभिलेख है परवर्ती गुप्त शासक का। परवर्ती गुप्त शासक का ये लेख है, और इस परवर्ती गुप्त शासक के इस लेख में ये बताया गया है कि जो ये गुप्त शासक हैं ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे, और इन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताया है। किसका वंशज? समुद्रगुप्त का वंशज बताया है, और स्वयं को क्या कहा है? इक्ष्वाकु वंश का इन्होंने व्यक्ति बताया है। तो परवर्ती गुप्त शासक का एक लेख मिला है, और इस लेख में इस शासक ने अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय बताया है, और साथ में क्या कहा कि मैं समुद्रगुप्त का एक वंशज हूं। पर ये परवर्ती गुप्त शासक है, और इतिहास में ये बताया गया है कि जो परवर्ती गुप्त शासक है, गुप्त शासक के बाद एक और वंश आता है, परवर्ती गुप्त वंश के नाम से इसको जाना जाता है, और यह माना गया कि ये जो परवर्ती गुप्त है इनका गुप्त शासकों से कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार से ये मत भी खारिज हो जाता है, शूद्र मत भी खारिज हो जाता है, क्योंकि केवल एक कीर्ति कौमुदी नाटक के हिसाब से हम ये कह नहीं सकते कि ये शूद्र थे, क्योंकि ये काफी समय बाद लिखा गया। तो ये दोनों मत इतने ज्यादा प्रचलित नहीं है, इनको विद्वान खारिज मानते हैं। इसके बाद जो अगले मत आता है वो मत दिया है, तीसरा मत, वह है वैश्य मत। इस पर काफी विद्वान एक मत होते हैं, और ये मत दिया था प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने। रोमिला थापर के अलावा एलन अल्तेकर और रामशरण शर्मा भी एक प्राचीन इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने गुप्त वंश को क्या कहा? वैश्य जाति का कहा। वैश्य जाति का कहने का मतलब है क्योंकि जो इनके नाम के पीछे गुप्त लगता है, इस नाम के पीछे जो गुप्त लगता है, इस आधार पर इन्होंने इनको गुप्त कहा। गुप्त शब्द ज्यादातर जो वैश्य परिवार से संबंधित एक जाति है, और ये अपने नाम के पीछे गुप्ता लगाते हैं। और पुराणों में भी वर्णित है कि जो वैश्य वर्ण के होंगे वो गुप्त लगाएंगे, और जो ब्राह्मण होंगे वो अपने नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं। तो इस मत के आधार पर रोमिला थापर, एलन अल्तेकर और रामशरण शर्मा ने गुप्तों को क्या कहा? वैश्य कहा। पर ये मत भी ज्यादा मान्य नहीं मानते, क्योंकि इस मत के अनुसार हर व्यक्ति जो गुप्त लगाता है वो क्या होगा? वो होगा वैश्य। पर हम जानते हैं विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य, विष्णुगुप्त जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, और इनकी मौर्य वंश की स्थापना में एक बड़ी भूमिका थी। विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण थे, ये सर्वविदित है कि एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के बाद भी इनके नाम के पीछे क्या लग रहा है? गुप्त लग रहा है।
तो इस आधार पर यह मत भी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि केवल गुप्त नाम के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये गुप्त वंश के लोग क्या थे, वैश्य थे। इसके बाद जो चौथा मत है वह है ब्राह्मण उत्पत्ति का। चौथा जो मत है वो है ब्राह्मण उत्पत्ति का, अर्थात इनको ब्राह्मण माना गया है। ब्राह्मण जो उत्पत्ति का मत है, इस मत को देने वाले थे प्रसिद्ध प्राचीन भारत के इतिहासकार हेमचंद्र रायचौधरी और दशरथ शर्मा। हेमचंद्र चौधरी और दशरथ शर्मा ने इस मत को दिया है। इन्होंने गुप्तों को क्या बताया है, ब्राह्मण जाति का। हेमचंद्र राय चौधरी और प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा। हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा गुप्तों को क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। और इस मत के पीछे एक बात है, पुना ताम्रपत्र लेख। ये चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता का है और इसमें अपने आप को धारण गोत्र का बताया है। इसने अपने आप को क्या बताया है, धारण गोत्र का बताया है। जबकि हमें इतिहास में हम वर्णित मिलता है कि जो इसके पति थे रुद्र सिंह द्वितीय, ये विष्णुवृद्धि गोत्र के थे। ये वकाटक थे और विष्णुवृद्धि गोत्र के थे और शासक कहाँ के थे, वाकाटक के। वाकाटक के शासक थे और विष्णुवृद्धि गोत्र के थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धारण गोत्र था, यह धारण गोत्र वाकाटक वंश का न होकर किसका हो सकता है, गुप्त वंश का। तो इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा बताते हैं कि जो प्रभावती गुप्ता ने अपने ताम्रपत्र लेख में अपने आपको बताया है धारण गोत्र का, तो ये धारण गोत्र का संबंध किससे बताया गया है, गुप्तों से बताया गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो काकोत्स्वर्मा हैं, काकोत्स्वर्मा ने भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं और इनका वैवाहिक संबंध गुप्त वंश में हुआ था। एक तालगुंड अभिलेख है। तालगुंड अभिलेख से हमें पता लगता है कि काकोत्स्वर्मा ने अपनी एक पुत्री का विवाह किससे कराया था, गुप्त राजकुमार से कराया था। और ये जो काकोत्स्वर्मा हैं ये ब्राह्मण थे और काकोत्स्वर्मा ब्राह्मण थे और इनके जितने भी वैवाहिक संबंध हुए वे एक ब्राह्मण परिवार में ही हुए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो वैवाहिक संबंध किया होगा वो ब्राह्मण परिवार में किया, अर्थात गुप्त परिवार में किया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण थे। तो इस आधार पर हमने गुप्तों की कई मत जाने। सबसे पहले हमने जाना केपी जायसवाल का शूद्र मत, किसके आधार पर, कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर किसने लिखा था, वज्जिका ने लिखा था। पर इसमें जो कारस्कर है इसको कहा गया और कारस्कर के आधार पर इन्होंने शूद्र बताया, पर यह मत ज्यादा मान्य नहीं है। क्षत्रिय मत किसने दिया, गौरीशंकर ओझा। और एक और इतिहासकार आप यहां देख लीजिए, वह है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने भी यह मत दिया था। इनके अनुसार ये क्या थे, परवर्ती गुप्त शासकों के लेख के अनुसार इनको इन्होंने क्षत्रिय बताया है, पर यह मत भी ज्यादा सर्वमान्य नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कि वैश्य जो मत दिया है रोमिला था, पर एलन अल्तेकर ने दिया, यह भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं माना जाता। पर ये जो चौथा मत है ब्राह्मण उत्पत्ति का, हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा का, इस मत को सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। ये तो बात हुई गुप्त वंश की सामान्य उत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ था, इनका उत्पत्ति स्थान था। उत्पत्ति स्थान इनका प्रारंभ में माना जाता है यूपी और बिहार का क्षेत्र। इन्होंने अपनी
प्रारंभिक विस्तार यूपी बिहार के क्षेत्र से किया, क्योंकि माना जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे और यूपी बिहार क्षेत्र में ये इनका प्रारंभिक अपना शासन रहा और इसी क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को आगे प्रसारित करने का कार्य किया। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश की वंशावली के बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में हम एक यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ों को समझते हैं कि गुप्त वंश की वंशावली किस प्रकार थी। गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं वे हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त को माना जाता है, अर्थात ये इसके संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना गया है? श्रीगुप्त को माना गया है और इन्होंने 275 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। श्रीगुप्त के बाद जो दूसरे प्रमुख शासक हैं वो हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद इस वंश में घटोत्कच शासक हुए। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक हुए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक हुए और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त इस वंश के प्रमुख शासक हुए। तो ये 6 प्रमुख शासक इस गुप्त वंश में होते हैं। इसके बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो जाता है और इसको बाद के गुप्त शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, जिसमें पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहवाला गुप्त द्वितीय आदि कई गुप्त शासक आते हैं, पर मेनली हम जो शासक वंश पढ़ते हैं इन्हीं गुप्त शासकों का पढ़ते हैं, जिसमें श्रीगुप्त को इस वंश का संस्थापक कहा गया। इस वंश के बाद घटोत्कच हुए और चंद्रगुप्त हुए। श्रीगुप्त और घटोत्कच की जो उपाधि थी वो केवल महाराज की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सामंत थे किनके? कुषाणों के। कुषाणों के सामंत थे और इस वजह से इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में विकसित नहीं किया था और इन्होंने महाराज की उपाधि यहाँ पर धारण की थी। इस वंश के जो एक प्रमुख शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया है, चंद्रगुप्त को, और यहीं से गुप्त वंश के उत्थान का कार्यक्रम शुरू होता है। उत्थान की प्रक्रिया एक तरह से शुरू होती है। तो हम अब केवल बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और इसके प्रमुख जो इसकी उपलब्धियां हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसने 319 एडी या ईस्वी 319 एडी या ईस्वी में गुप्त वंश की एक वास्तविक संस्थापक के रूप में इसने अपना कार्य संभाला था। इस वजह से इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया, क्योंकि एक अपने आप को इसने स्वतंत्र कर लिया कुषाणों से और एक सशक्त गुप्त साम्राज्य इसने स्थापित किया। और इसी उपलक्ष्य में इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। तो वास्तविक संस्थापक इसको कहा गया, महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि इसने, इसके सिक्कों से पता लगता है कि इसने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी से विवाह किया था और इसके उपलक्ष्य में इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के प्रचलित कराए थे।
इस उपलक्ष्य में इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के प्रचलित कराए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको इतना सा ही नॉलेज रखना है कि यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक अगर पूछा जाए तो श्रीगुप्त, अगर वास्तविक संस्थापक माना जाए तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को कुषाणों से अपने आप को मुक्त कराया, स्वतंत्र एक राज्य सत्ता की स्थापना की। इस वजह से चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक यहां कहा गया है। वास्तविक संस्थापक होने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो थी महाराजा धीराज। आपको याद होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के जो शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और इसने महाराजा धीराज यानी महाराजा को भी अधिराज। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक स्वतंत्र शासक रहा। इसके बाद इसने जो विवाह किया था लिच्छवी शासक एक वृषदेव थे, उनकी पुत्री कुमार देवी से विवाह किया। वृषदेव की पुत्री कुमार देवी, और कुमार देवी से विवाह करने के बाद इनकी राजनीतिक और सामाजिक जो एक इनको जो प्रसिद्धि थी वो प्राप्त हुई, क्योंकि उस समय लिच्छवी को एक बहुत बड़े अच्छे वंशज में माना जाता था। उत्तरी भारत के एक प्रमुख वंशज को माना जाता था लिच्छवियों को। तो इससे लिच्छवियों के साथ विवाह करने से इनकी समृद्धि में विस्तार हुआ, इनके राजनीतिक और सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। इस विवाह के अवसर पर इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के प्रचलित कराए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किससे संबंधित है, तो वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक हुआ 335 एडी में। समुद्रगुप्त शासक हुआ और इसके जानकारी का प्रमुख स्रोत वो है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमको सबसे बड़ी जानकारी इसके प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी से पहले हमको इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी यहाँ पे लेनी है कि प्रयाग प्रशस्ति किस प्रकार से थी। तो प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी लघुलेख की लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर उत्कीर्ण है? अशोक के लघु स्तंभ लेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी से। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख से इसको उत्कीर्ण किया है और इसको लिखने का कार्य हरिशेन की रचना के आधार पर हुआ था। तो हरिशेन ने इसकी लिपि को लिखाया था, इसके बारे में लिखाया था, इसके अक्षरों को लिखाया था और इसको इस स्तंभ पर उत्कीर्ण करने का कार्य तिलभट्ट ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति किसने रचित की? हरिशेन ने। इसको उत्कीर्ण करने का कार्य तिलभट्ट ने कराया था और इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो भाषा है इसकी वो है संस्कृत और इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि और किस शैली में है? चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब होता है ऐसी शैली जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। गद्य और पद्य से निर्मित मिश्रित शैली को क्या कहा जाता है? चंपू शैली। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने की। उत्कीर्ण करने का कार्य तिलभट्ट ने कराया और इसको चंपू शैली में लिखाया गया है। इस शैली में, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय, उसके प्रमुख इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं, उसके अलावा इसके जो भी इसके प्रमुख इसके जो चीज़ें थी, इसकी रुचि थी, उनके बारे में यहाँ पर हमको उल्लेख मिलता है।
इसी प्रशस्ति में इसकी पूरी विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, किसने किस प्रकार से उत्तर भारत के क्षेत्र को जीता, फिर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतने के पश्चात फिर इसने उत्तर भारत के 9 संघों को हराया, 8वें प्रदेश की विजय प्राप्त की, सीमांत प्रदेशों की विजय प्राप्त की, विदेशों में इसने विजय प्राप्त की। तो ये सारी जानकारी हमको इस प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये नेपोलियन, भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, तो इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो ये सारी चर्चा क्यों ऐसा कहा गया और किस प्रकार से इसकी विजय थी, ये हम अगली क्लास में इसको देखेंगे कि समुद्रगुप्त के पूरी उपलब्धियों का हम मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से इसने अपना शासन को व्यवस्थित किया और इसकी क्या क्या उपाधियां थी, उसके अलावा इसके क्या क्या प्रमुख इसने कार्य किए, वो सारी जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।